नमस्कार दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स और भी बहुत सारे बंगाल के जो गवर्नर और गवर्नर जनरल हुए हैं उनको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गवर्नर क्या है, गवर्नर जनरल क्या है और वायसराय क्या है। तो ये एक ही पद था। बस पहले जो बंगाल का जो गवर्नर था उसी को बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर था उसी को बदल के उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। गवर्नर से गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल से वायसराय। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का सबसे पहले गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1757 से 60 ईस्वी तक, और पुनः उसका जो कार्यकाल था वो 1765 से 67 ईस्वी तक। कितना कार्यकाल है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया है और बकाया उसके साथ ही मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो पहला देख सकते हैं कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। और इसने इलाहाबाद की संधि की थी। और इलाहाबाद की संधि कब की थी, 1765 में। और इस संधि के तहत क्या हुआ था कि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। और दूसरा काम क्या हुआ, पहला तो कि शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया, और दूसरा काम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। इस संधि के तहत क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से जो ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी, यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट देख सकते हैं कि श्वेत विद्रोह है। श्वेत विद्रोह, और या तो दोहरा भत्ता बंद का विरोध, मतलब श्वेत विद्रोह का विरोध किया इसने, दोहरा भत्ता बंद करने का विरोध किया। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया, 1765 से 72। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब क्या है कि बंगाल में इसने द्वैध शासन की व्यवस्था या प्रणाली लागू कर दी। और इसके तहत क्या होता था कि जो राजस्व वसूलने का अधिकार और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, कि जो राजस्व वसूलने का अधिकार और सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, और शासन चलाने की जिम्मेदारी वो किसकी थी, नवाब के हाथों में थी। शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास थी, और सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले और राजस्व वसूलने का अधिकार वो कंपनी के पास था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर इतनी जानकारी आप रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। और एक पॉइंट इसमें और है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल का पूरा क्षेत्र था, समस्त क्षेत्र था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पर क्या किया, 2 उप दीवान नियुक्त किए। कितने, 2 उप दीवान नियुक्त किए। और उसमें से बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, ये नाम आपको याद रख लेना है कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए किसे नियुक्त किया, राजा सिताब राय को नियुक्त किया। किसे, राजा सिताब राय। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हॉलवेल, और हॉलवेल का कार्यकाल है 1760। और इसके सामने एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई, वो कौन सी थी, ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना हुई थी हॉलवेल के समय, 20 जून 1756 की घटना है ये, हॉलवेल के समय हुई थी। और हॉलवेल का कार्यकाल है 1760। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर पे है पेंसिटार्ट। और पेंसिटार्ट का कार्यकाल देख सकते हैं कितना है, 1760 से 65। कौन है पेंसिटार्ट, कार्यकाल है 1760 से 65। और बक्सर का जब युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1764 में। बक्सर युद्ध के समय ये बंगाल का गवर्नर था, कौन, पेंसिटार्ट। नेक्स्ट देख सकते हैं बरेलास्ट। बरेलास्ट का कार्यकाल है 1767 से 1769। कितना है, बरेलास्ट का कार्यकाल है 1767 से 69 ईस्वी तक है। और द्वैध शासन के समय ये गवर्नर था, किसके, द्वैध शासन के समय। नेक्स्ट देख सकते हैं कार्टियर। कार्टियर का कार्यकाल है 1769 से 72 ईस्वी।
कार्टियर का कार्यकाल 1769 से 72 ईस्वी तक है। और बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो इसी के समय पड़ा था। बंगाल में अकाल किसके समय? कार्टियर के समय। तो ये बंगाल के गवर्नर हैं। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें आपको कि जो बंगाल का गवर्नर था उसी का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाद में इसी को वायसराय बना दिया गया। किसे? गवर्नर को गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। तो यहाँ पर बंगाल का पहला देख सकते हैं गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इसी समय पारित हुआ था और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1772 ईस्वी में द्वैध शासन समाप्त हुआ इसी के समय। नेक्स्ट देख सकते हैं 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और नेक्स्ट देख सकते हैं 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट देख सकते हैं कि नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। इसने क्या किया? नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर फांसी दी, जिसे न्यायिक हत्या कहा गया। और हेस्टिंग्स पर महाभियोग कब लगा था? 1788 से 95 के बीच हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगा था। और ये महाभियोग लगाया किसने था? जब ये वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में कहाँ पहुँचा? इंग्लैंड पहुँचा। तो इंग्लैंड में बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। किसके? बर्फ नहीं है, बर्क है। बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। और इसी के समय किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। और जो सालवाई की संधि थी, सालवाई की संधि थी वो कब हुई थी? 1782 में। सालवाई की संधि 1782 में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो जिसमें मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, वो इसी के समय हुई थी। और इन्हीं संधियों के साथ ये युद्ध समाप्त हुए थे। और जो पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपने पढ़ा है, वो इसी के समय कितना? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ था। और जो ये 1784 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कलकत्ता में। 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कलकत्ता में 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे को 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एक तथ्य और है इम्पोर्टेंट कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, इम्पोर्टेंट तथ्य है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कौन सा है? द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। नेक्स्ट देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले एक गवर्नर जनरल और था, उसका नाम क्या है? सन जॉन मैकफर्सन। कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। और उसका कार्यकाल था 1785 से 86 और बस उसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और कोई उसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। सर जॉन मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का यहाँ पर आप कार्यकाल देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 93 ईस्वी। कितना? 1786 से 93 ईस्वी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहते हैं। किसका? सिविल सेवा का जन्मदाता और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसी के समय स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त।
और जो स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। और इस स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या होता था कि भू राजस्व का 90% भाग, किसका? भू राजस्व का 90% यानी 10/11 भाग कंपनी को, किसको? कंपनी को, और लगभग 10 भाग यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। जो जमींदार होता था वो 90% भाग कंपनी को देता था और 10% भाग अपने पास रखता था। और स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी वो किसने बनाई थी? जॉन शोर ने। जॉन शोर ने बनाई थी। और इसे किस किस क्षेत्र में लागू किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में इसे लागू किया था। किसे? स्थायी बंदोबस्त को। और इसमें जमींदार और भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार जो थे वो भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें किसमें? स्थायी बंदोबस्त में। और भू राजस्व वसूलने की दो अन्य पद्धतियां भी थीं, वो आपको पता ही होगा कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो जमींदारी व्यवस्था कितने % क्षेत्र पर लागू थी? 19% क्षेत्र पर। जमींदारी व्यवस्था 19% क्षेत्र पर लागू थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्र पर लागू थी, ये आपसे पूछ सकता है। और महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 30% लागू थी, 30% क्षेत्र पर लागू थी। और जो जमींदारी व्यवस्था थी ये 19%। इसके समय जो योजनाकार कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर था, अभी हमने बताया। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% के समय योजनाकार कौन था? रीड, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। और महालवाड़ी के समय हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी के समय हॉल्ट मैकेंजी और रैयतवाड़ी के समय टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड और जमींदारी के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों तथ्य। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाई। किसने लगाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस संहिता यानी कॉर्नवालिस कोड शक्ति का विभाजन, न्याय और प्रशासन को अलग किया इसने। कॉर्नवालिस कोड जो था वो लागू हुआ था। और कॉर्नवालिस की समाधि भारत में ही है। भारत में कहाँ है? गाजीपुर में। कॉर्नवालिस की समाधि भारत में गाजीपुर में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला आपके सामने है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर, यहाँ पर शोर थोड़ा छूट गया। सर जॉन शोर का कार्यकाल कितना था? जो बंगाल का नेक्स्ट गवर्नर जनरल था सर जॉन शोर, उसका कार्यकाल था 1793 से 98 ईस्वी तक। 1793 से 98 ईस्वी तक। और इसने क्या किया था? मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति, यानी इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। और इसके कार्यकाल के दौरान 1795 में, कब? 1795 में बंगाल नियम 21, बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की जो हत्या की जाती थी, हत्या किए जाने की बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया। यानी जो बंगाल नियम 21 था उसके तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी जो हत्याएं की जाती थी उनके समान ही अपराध घोषित किया कि जो बाकी की हत्याएं की जाती हैं उनके समान ही कन्या हत्या भी एक अपराध है। नेक्स्ट देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल है 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी। और इसने क्या किया था? सहायक संधि की जो पद्धति थी वो शुरू की थी। सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर था एक, डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। किससे पहले? लॉर्ड वेलेजली से पहले। और लॉर्ड वेलेजली ने और किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। और किस लिए? कि जो नागरिक सेवा में भर्ती किए जाने के लिए युवक जो थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए, नागरिक सेवा में जो भर्ती किए जाने के युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। और यह जो कॉलेज था 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। कब तक? 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए यह कॉलेज चलता रहा। और टीपू सुल्तान जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी के समय में मारा गया था। कौन? टीपू सुल्तान। और ये जो सहायक संधि प्रणाली है ये किन किन क्षेत्रों में इसने लागू की थी? हैदराबाद में की 1798 ईस्वी में, मैसूर में की थी 1799 ईस्वी में, और तंजौर में अक्टूबर में की थी। कब? ये भी 1799। अवध में की थी 1891 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, और पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, और बरार
एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में और सिंधिया में 1804 ईस्वी में की थी। और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ये जो राजस्थान के क्षेत्र थे, इन पर सहायक संधि करने वाले ये क्षेत्र थे। नेक्स्ट देख सकते हैं जॉर्ज बॉर्लो, सर जॉर्ज बॉर्लो, और इसका कार्यकाल है 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक। कार्यकाल कितना है? 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक। और जो 1806 ईस्वी में बेलोर में सिपाही विद्रोह हुआ था, 1806 ईस्वी में बेलोर में हुई जो सिपाही विद्रोह, इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। बेलोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ वो इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो, और इसे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट भी कहते हैं। लॉर्ड मिंटो, इसके बाद जो आएगा वो लॉर्ड मिंटो सेकंड होगा। तो इसका कार्यकाल कितना है? लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल है 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। कब से कब तक है? 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक है किसका? लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल। और रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी इसने। किसने? लॉर्ड मिंटो ने रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों की संधि की। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813, जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो इसी के समय जो पास हुआ था। किसके समय? लॉर्ड मिंटो के समय। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से तक है? 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। और इसके समय क्या हुआ था? जो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच जो आंग्ल नेपाल युद्ध था वो इसके समय में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि नेपाल के जो अमर सिंह थापा थे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसे? अमर सिंह थापा को। और मार्च 1816 में, इसी युद्ध के दौरान मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई थी। किसकी? संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के बीच में। 1816 में संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। संगोली की संधि जब हो गई 1816 में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही तो क्या हुआ कि आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि पिंडारियों का दमन कर दिया गया। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां। कौन कौन थे? बासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां किसके? पिंडारियों के ये प्रमुख नेता थे। और इन्होंने क्या किया? इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कि जो मराठों की शक्ति को नष्ट कर दिया, जो मराठों की पावर थी, जो शक्ति थी, उसे अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेस पर प्रतिबंध जो लगे थे, प्रेस पर जो बैन लगा हुआ था वो इसने समाप्त कर दिया। और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए अपने नए नियम बनाए, अपने नए रूल्स बना दिए। और मराठा का जो पेशवा था उसको हटाकर प्रताप सिंह को शासक बनाया। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा के पेशवा को हटाकर प्रताप सिंह को शासक बनाया और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और है, इसके समय 1822 में, कब? 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम, इंपॉर्टेंट है ये। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो ये है, आपने देखे और समझे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। फिर से एक बार रिपीट कर दें कि बंगाल का जो गवर्नर था वो पहले केवल बंगाल का गवर्नर था और उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बदल दिया गया। उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? गवर्नर का गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया और इसी को आगे कर दिया गया वायसराय। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएंगे और आप क्वेश्चन को सही भी करेंगे और सफल भी होंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।